हेलो फ्रेंड्स, मैं मुकेश वर्डवाल एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पर आप सबों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज के इस क्लास में हम सब भारतीय संविधान के भाग 5 के अंतर्गत सर्वप्रथम जिस कार्यालय धारक की बात की गई है वो है राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति के संबंध में पिछले 2 वीडियोस में हमने बहुत सारी बातें की। आज के इस क्लास में हम सब राष्ट्रपति की ही बात को थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे और आज हम इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि भारत के जो राष्ट्रपति है उस राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। ठीक है, उसकी जो प्रक्रिया है, उसकी जो प्रोसेस है, वो किसी सांसद और विधायक के चुने जाने की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया से किस रूप में भिन्न है, हम लोग इस बात को आज समझने की कोशिश करेंगे। साथ में राष्ट्रपति का चुनाव जिस इलेक्टोरल कॉलेज के माध्यम से की जाती है उस इलेक्टोरल कॉलेज यानी निर्वाचक मंडल में कौन कौन से सांसद या विधायक शामिल होते हैं, हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। साथ में हम लोग इस बात की भी जो है चर्चा करेंगे या जानने की कोशिश करेंगे कि वो कौन कौन सा संघ शासित क्षेत्र है जिसके विधानसभा को भी राज्यों की विधानसभा की भांति निर्वाचक मंडल में शामिल होने का अधिकार है या फिर उसमें शामिल होता है। ये सारी बातों की आज हम जानकारी हासिल करने की कोशिश करेंगे और ये अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है। और साथ में हम सब इस बात को भी समझने की कोशिश करेंगे कि निर्वाचक मंडल में यदि कोई स्थान रिक्त होता है तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति के चुनाव पर कैसा उसका असर पड़ता है और पहले मूल संविधान में किस तरह की व्यवस्था थी और वो कौन सा संविधान संशोधन था जिसके अंतर्गत फिर क्या हुआ कि एक प्रावधान बनाया गया कि स्थानों के रिक्त होने से राष्ट्रपति के चुनाव पर किसी तरह का कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये सारी जो बातें हैं हम लोग इन बातों को आज समझने की कोशिश करेंगे, हम टटोलने की कोशिश करेंगे और उम्मीद करता हूं कि भारत के संविधान के भाग 5 में 52 से लेकर 151 के बीच संघ की कार्यपालिका की शक्ति की जो बात की गई है उसमें सबसे पहले जिस कार्यालय धारक की बात की गई है वो राष्ट्रपति है। और राष्ट्रपति से संबंधित जो आर्टिकल्स 52 से लेकर 62 के बीच या 62 तक है उसके बारे में हमने आपको जो है बताया था। और ये याद हो जाना चाहिए, एक बार फिर से रिकैप कर दें कि यहाँ पर कि 52 जो है आर्टिकल 52 ये कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। फिर आर्टिकल 53 का खंड 1 ये कहता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में अंतर्निहित होगा जिसका प्रयोग अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा। ठीक है, इसके बाद आर्टिकल 53 का खंड 2 ये कहता है कि रक्षा बलों का सर्वोच्च समादेश, ठीक है, रक्षा बलों का सुप्रीम कमांडर जो है वो कौन होगा? राष्ट्रपति। इसलिए हमेशा ये ध्यान रखना है कि ये सवाल पूछा गया है कि भारतीय सेना बल का सर्वोच्च समादेश किसके पास होता है, तो वो होता है राष्ट्रपति के पास, वो होता है प्रेसिडेंट के पास। तो आर्टिकल 53 का खंड 2 ये कहता है कि जो है भारत का जो रक्षा बलों का सर्वोच्च समादेश वो राष्ट्रपति में अंतर्निहित है। इसके बाद देखिएगा आर्टिकल 54 और 55 की बात करें तो आर्टिकल 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात की गई है और साथ में आर्टिकल 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति की बात की गई है, उसकी विधि यानी उसके जो प्रोसीजर हैं, उसके जो प्रोसेस है उस प्रोसेस की बात की गई है। तो हम लोग आज की इस क्लास में इसी बात को जानने की कोशिश करेंगे आर्टिकल 54 एंड आर्टिकल 55 के बारे में। ठीक है, तो आर्टिकल 54 की अगर हम बात करें तो यहां पे देखिए हमने फिर से वही मतलब जो है बैनर लगाया, सामान्य अध्ययन भारत का संविधान, संघ की कार्यपालिका, ठीक है, राष्ट्रपति, और ये भाग 3 है। ठीक है, भाग 2 हमने आपको ऑलरेडी बताया है। तो यहां पे देखिए आर्टिकल 54 की बात करें, सबसे पहले अनुच्छेद, बल्कि इसको जो है इसका हेडिंग अगर हम देना चाहें, आप सब जो है अगर नोट कर रहे होंगे तो इसका जो हेडिंग दीजिएगा वो हेडिंग दीजिएगा राष्ट्रपति का निर्वाचन। राष्ट्रपति का निर्वाचन, इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है, राष्ट्रपति का निर्वाचन संबंधित अनुच्छेद, ठीक है, संबंधित जो अनुच्छेद है वो अनुच्छेद कौन कौन सा है? अनुच्छेद 54 और अनुच्छेद
55, ठीक है। इसमें राष्ट्रपति के निर्वाचन, इसमें निर्वाचक मंडल की बात की गई है और इसमें निर्वाचन की रीति की बात की गई है, ठीक है। इसमें इलेक्टोरल कॉलेज की बात की गई है और इसमें बात की गई है प्रोसीजर ऑफ इलेक्शन, प्रोसीजर ऑफ इलेक्शन की बात की गई है। इसमें इलेक्टोरल कॉलेज की बात की गई है। तो यहां पर यह ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है, निर्वाचन अप्रत्यक्ष होता है, ठीक है। अप्रत्यक्ष होता है, इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट का मतलब हो गया कि ये ध्यान रखना है, निर्वाचन सांसदों एवं विधायकों से भिन्न होता है, ठीक है। निर्वाचन जो है वो सांसदों और विधायकों से भिन्न होता है, ये ध्यान में आपको रखना है, ठीक है। तो निर्वाचन और सांसद का और विधायक का जो चुनाव होता है, इसका चुनाव होता है वो प्रत्यक्ष होता है, चुनाव प्रत्यक्ष, यानी सीधे जनता के मतदान से, ठीक है। सीधे जनता के मतदान से इलेक्शन होता है, ठीक है। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन, सबसे पहले निर्वाचन अप्रत्यक्ष होता है, इनडायरेक्ट होता है, यानी निर्वाचन सांसदों और विधायकों के निर्वाचन से भिन्न होता है, ठीक है। भिन्न होता है। चुनाव जो राष्ट्रपति, जो सांसद और विधायक का जो चुनाव होता है वो प्रत्यक्ष होता है, यानी सीधे जनता के मतदान से उसका चुनाव होता है, ठीक है। अब यहां पे निर्वाचन की अगर हम बात करेंगे तो निर्वाचन जो है, इसका निर्वाचन जो है वो क्या होता है कि जनता के अप्रत्यक्ष मतदान से, ठीक है। अप्रत्यक्ष मतदान से क्या मतलब हो गया कि ये आप मान लीजिए, ठीक है, इसको आप ऐसे समझिए कि ये आप मान लीजिए ये पार्लियामेंट में एमपी है, ठीक है, और ये हो जाएगा विधायक हो जाएगा, ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबलर, ठीक है ना, ये हो जाएगा। अब यहां पे देखिए ये जो सांसद और विधायक है, ये जो है वो क्या है कि भारत की जो आम जनता है, ठीक है, आम जनता के द्वारा इसे डायरेक्टली जो है वो क्या है कि इलेक्ट किया जाता है। जनता वोट करती है, एमपी का चुनाव होता है, जनता वोट करती है, फिर विधायक का चुनाव होता है, ठीक है। फिर ये दोनों मिलकर, ठीक है, ये दोनों मिलकर फिर क्या होगा, एक इलेक्टोरल कॉलेज का गठन करेंगे, ठीक है। एक इलेक्टोरल कॉलेज का गठन करेंगे और इस इलेक्टोरल कॉलेज के द्वारा भारत के राष्ट्रपति का चुनाव होता है, ठीक है। ये कौन हो जाएंगे, प्रेसिडेंट हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर यह ध्यान रखना है कि यहां पर क्या हुआ कि सबसे पहले जो आम लोग हैं, आम जनता है, वो आम जनता क्या करती है, पहले एमपी का चुनाव करेगी, फिर विधायक का चुनाव करेगी, ठीक है। फिर ये एमपी और विधायक मिलकर क्या करेंगे, एक इलेक्टोरल कॉलेज का गठन करेंगे, ठीक है। एक इलेक्टोरल कॉलेज का गठन करेंगे और इस इलेक्टोरल कॉलेज में बैठा हुआ जो भी इसका जिसका भी सिलेक्शन होगा इसमें, ठीक है, वो मिलकर फिर क्या करेंगे, राष्ट्रपति का चुनाव करेंगे। तो यहां पे देखिए चुनाव पहले किसका होगा, एमपी और लेजिस्लेटिव असेंबली का होगा, ठीक है। फिर उसका चुनाव के बाद फिर जाके इलेक्टोरल कॉलेज बनेगा और तब फिर राष्ट्रपति का चुनाव होता है, ठीक है। यानी कि इसने पहले इसे चुना, फिर क्या होगा, इसने पहले इसे चुना, फिर इसने इसको चुना,
ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट बात जो है हो जाती है। लेकिन ओवरऑल जो है आपने इसको चुना, इसने इसको चुना, तो इनडायरेक्ट इसलिए है कि अल्टीमेटली अगर देखा जाए तो कौन चुनाव कर रहा है? जनता। लेकिन जनता जिस तरह से सांसदों का, जिस तरह से विधायकों का डायरेक्टली जो है वो क्या है कि इलेक्ट करता है, ठीक है, सीधे अपने मतदान से इलेक्ट करता है, राष्ट्रपति को सीधे अपने मतदान से इलेक्ट नहीं करता है। ये हमेशा ध्यान रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है, जब हम कहते हैं अप्रत्यक्ष मतदान से होता है, जनता के अप्रत्यक्ष मतदान से, तो यहां सवाल ये उठता है कि यहां पे अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष मतदान क्या है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वोट जो है वो क्या है। तो यहां पर इस बात को समझिएगा, सांसद और विधायकों का जब भी चुनाव होता है तो हम क्या करते हैं, सीधे जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पे जाकर जो है हम क्या करते हैं कि वहां पर अपना थंब इंप्रेशन देते हैं, और फिर क्या करते हैं कि हम अब हमारे पसंद का जो भी जो है कह सकते हैं उम्मीदवार होता है, उस उम्मीदवार के पक्ष में हमारा वोट जो है वो चला जाता है, ठीक है। लेकिन यहां पर क्या है, यहां पर इसलिए एक चीज और ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है ना, वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से नहीं होता है। इस चीज को ध्यान में रखना है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से, ठीक है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट के सिद्धांत पर जो लोकसभा या राज्यसभा के, लोकसभा का और साथ में विधायकों का जो चुनाव होता है, उसके लिए जो है वो क्या है कि उसका प्रयोग किया था इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का। लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग नहीं होता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखने की है कि राष्ट्रपति, ठीक है, वो भी निर्वाचित होते हैं। ये ब्रिटेन के प्रधान, ब्रिटेन के सम्राट या साम्राज्ञी की तरह जो है वंशानुगत उसका पद नहीं है। राष्ट्रपति का पद जो है वो ब्रिटेन की साम्राज्ञी या सम्राट की भांति वो क्या है कि वो वंशानुगत नहीं है, हेरेडिटरी नहीं है। लेकिन क्या है कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है, वो चुनाव अगर होता भी है तो वो उस तरह से नहीं होता है जिस तरह से सांसदों या विधायकों का होता है। वो इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। इनडायरेक्ट इसलिए कहते हैं कि जनता ही चुनती है सांसदों को, जनता ही चुनती है राष्ट्रपति को। लेकिन जनता जहां सांसदों को डायरेक्ट अपने वोट से चुनती है, वहीं राष्ट्रपति को जनता अपने विधायकों और सांसदों के माध्यम से चुनती है। यहां पे जनता को ही क्यों अल्टीमेटली इसका जो है वो क्या है कि मतदाता माना गया, इसलिए माना गया क्योंकि हमने इसे चुना और हमारे चुने हुए प्रतिनिधि ने इन्हें चुना। तो अल्टीमेटली इनडायरेक्टली जो है वो इलेक्ट किसके द्वारा हो रहा है, वो प्रेस भारत की आम जनता के द्वारा हो रहा है। लेकिन ये जो है ये हो जाएगा डायरेक्ट मतदान, ठीक है, ये हो जाएगा डायरेक्ट मतदान। लेकिन जब हम राष्ट्रपति की बात करेंगे तो ये हो जाएगा इनडायरेक्ट मतदान, ठीक है, ये इनडायरेक्ट मतदान हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि ये बात आप, इस कॉन्सेप्ट को आप समझ गए होंगे कि भारत का जो राष्ट्रपति है वो संघ की कार्यपालिका का नाम मात्र का प्रधान है, और इसका जो इलेक्शन है वो इलेक्शन वैसे नहीं होता है जैसे हमारे देश के सांसदों का होता है, जैसे हमारे देश के विधायकों का होता है, ठीक है। दूसरी बात कि राष्ट्रपति का निर्वाचन फिर होता कैसे है, राष्ट्रपति का निर्वाचन अवश्य होता है, बट होता कैसे है, तो हमने आपको बताया निर्वाचन अप्रत्यक्ष होता है। इसका निर्वाचन सांसदों और विधायकों से भिन्न होता है। सांसदों और विधायकों का चुनाव कैसे होता है, प्रत्यक्ष होता है, यानी सीधे जनता के मतदान से होता है। जब राष्ट्रपति का चुनाव जनता के अप्रत्यक्ष मतदान से होता है, और इस डायग्राम के थ्रू जो है आप आसानी से ये बात समझ गए होंगे कि पहले जनता है, जनता जो है वो किसका चुनाव करेगी, एमपी और जो है विधायक की, ठीक है। फिर एमपी और विधायक से एक इलेक्टोरल कॉलेज जो आर्टिकल 54 कहता है, इसके बारे में अलग से बात करेंगे, ठीक है ना। तो इलेक्टोरल कॉलेज का गठन होगा, और यही इलेक्टोरल कॉलेज जो है वो क्या है कि राष्ट्रपति का चुनाव करता है। तो हमने पहले सांसदों को चुना, सांसदों ने यानी मेरे चुने हुए सांसद ने फिर राष्ट्रपति का चुनाव किया। इसलिए राष्ट्रपति का जो चुनाव जनता ने किया वो इनडायरेक्ट है, लेकिन सांसदों और विधायकों का चुनाव हम डायरेक्टली करते हैं, ठीक है। ये बात पूरी तरह से समझ में आ गई। अब आर्टिकल 54 ये कहता है कि निर्वाचक मंडल के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होगा। तो वो क्या है, निर्वाचक मंडल क्या है, अब होगा राष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल, इलेक्टोरल कॉलेज। उल्लेख है किसमें, अनुच्छेद
1954 में। ठीक है, अब इस निर्वाचक मंडल में क्या शामिल होगा, कौन कौन शामिल होगा, कौन कौन शामिल होगा। ठीक है, कौन कौन शामिल होगा, तो यहां पे देखिए इसका एक लिस्ट हम तैयार करें और इस लिस्ट से भी सवाल जो है क्या है कि पूछे जाते हैं, कौन शामिल होता है, कौन नहीं शामिल होता है, ऐसे सवाल अक्सर जो है पूछे जाते हैं। ठीक है, कौन कौन शामिल होगा, तो सबसे पहले संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। ठीक है, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। ठीक है, दूसरा राज्य विधान सभा के निर्वाचित सदस्य। ठीक है, ध्यान रखिएगा यहां पे संसद के दोनों सदन है, इस चीज को थोड़ा नोट करिएगा, फिर अभी मैं बता रहा हूं। तीसरी इंपॉर्टेंट बात जो है वो क्या है, दिल्ली एवं पांडिचेरी विधान सभा के निर्वाचित सदस्य। निर्वाचित सदस्य। ठीक है, और ध्यान आपको यह रखना है कि मूल संविधान में दिल्ली और पांडिचेरी विधानसभा, आपको मालूम ही है मूल संविधान में उस समय तो दिल्ली और पांडिचेरी विधानसभा या कह सकते हैं संघ शासित क्षेत्र का दर्जा हासिल हुआ भी नहीं था। ठीक है ना, तो दिल्ली और पांडिचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी इस इलेक्टोरल कॉलेज में शामिल होगा। मूल संविधान में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। तो फिर सवाल ये उठता है कि वो कौन सा संविधान संशोधन था जिसके माध्यम से इसको भी शामिल किया गया, तो 70वां संविधान संशोधन अधिनियम ब्रैकेट में 1992 के माध्यम से अधिकार मिला। ठीक है, 70वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से दिल्ली और पांडिचेरी विधानसभा को भी राष्ट्रपति के चुनाव प्रक्रिया में निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया। ठीक है, और यह ध्यान आपको रखना है कि टोटल जो केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है, टोटल जो केंद्र शासित प्रदेश है, उन केंद्र शासित प्रदेशों में पहले सिर्फ दिल्ली और पांडिचेरी, अब जो है बदली हुई जो परिस्थितियां हैं जम्मू कश्मीर के संबंध में, जो आर्टिकल 370 में जो भी परिवर्तन किए गए, उस परिवर्तन के पश्चात जो एक नई व्यवस्था उभर कर आई है। आपको मालूम है कि जो दिल्ली, जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ये दोनों जो है वो केंद्र शासित प्रदेश के रूप में तब्दील हो चुके हैं। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह समझना है कि लद्दाख जो है वो विधानसभा रहित केंद्र शासित प्रदेश है, जबकि जम्मू कश्मीर विधानसभा सहित जो है वो क्या है कि केंद्र शासित प्रदेश है। तो विधानसभा सहित केंद्र शासित प्रदेश होने की वजह से राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में उस विधानसभा के, वहां के विधानसभा के सदस्यों को उसी तरह से शामिल किया जाएगा जिस तरह से शामिल दिल्ली और पांडिचेरी की विधानसभा को शामिल किया गया। ठीक है, तो यहां पे आप लिख लीजिएगा बदली हुई परिस्थितियों में बदली हुई परिस्थितियों में अब बदली हुई परिस्थितियों में अब जम्मू कश्मीर भी, इसको थोड़ा सा अब जम्मू
कश्मीर विधान सभा के निर्वाचित सदस्य भी। ठीक है, यानी कि ये आप पहले ध्यान रखिएगा कि कौन कौन से लोग जो है भाग लेते हैं। तो ध्यान ये रखिएगा, निर्वाचित संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानमंडल मत कहिएगा, ये ध्यान रखिएगा, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य हो जाएगा। और दिल्ली और पांडिचेरी विधानसभा के निर्वाचित हो गया। दिल्ली और पांडिचेरी, इसको 70वां संविधान संशोधन के अधिनियम के द्वारा शामिल किया गया। और इसमें अब जम्मू कश्मीर विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी शामिल कर दिया गया है। जैसे ही जो है वो क्या है कि सिद्धांत में जैसे ही आर्टिकल 370 से संबंधित जो परिवर्तन भारत की संसद के द्वारा किया गया। और ये पूरी जो व्यवस्था है, पूरी जो बात है, वो आर्टिकल 54 में इसका उल्लेख किया गया है। लेकिन एक सवाल यहां पर उत्पन्न होता है, इसके पहले अगर हम बात करें तो अगर आप इस चीज को समझिए कि राष्ट्रपति का जो मतदान है वो मतदान अप्रत्यक्ष क्यों है। ठीक है, अप्रत्यक्ष क्यों होता है? राष्ट्रपति का मतदान वैसे क्यों नहीं होता है जैसे सांसदों का होता है? ठीक है, अप्रत्यक्ष क्यों? विचारणीय मुद्दे, विचारणीय प्रश्न है। क्यों राष्ट्रपति का चुनाव इनडायरेक्ट होता है? ठीक है, तो यहां पर यह ध्यान रखना है कि किसी भी संसदीय शासन की व्यवस्था या किसी भी लोकतांत्रिक शासन की व्यवस्था की अगर हम बात करें, ठीक है ना, तो देखिए क्या होता है कि जनता डायरेक्टली जिसको इलेक्ट करती है, वास्तव में अगर देखा जाए सच्चे अर्थों में आम जनता का जो प्रतिनिधि है, जो कहते हैं कि डायरेक्ट जो प्रतिनिधि होता है वो वही होता है जिससे जनता डायरेक्ट इलेक्ट करती है। ठीक है, इसलिए डायरेक्ट इलेक्टेड जो व्यक्ति है वो हर वक्त इस बात का दावा कर सकता है कि हमें जनता ने डायरेक्टली इलेक्ट करके हमें इस पद पर बिठाया है या फिर हमें सांसद या विधायक बनाकर बिठाया है। तो उसकी जो बात है ना, उस बात में क्या होता है कि एक दम होता है और जनता का सीधे रिप्रेजेंटेटिव जो है वो क्या है कि माना जाएगा। ठीक है, दूसरी बात कि जब हम संसदीय शासन की व्यवस्था की बात करते हैं तो दो तरह के प्रधान होते हैं। ठीक है ना, इसको ऐसे समझिए, इसको और इसका कॉन्सेप्ट को पूरा अच्छा से समझ लीजिए। ठीक है ना, कि राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष क्यों? ठीक है, अब यहां पे दो बात समझिएगा। हमारे देश ने कौन सी व्यवस्था अपनाई है? संसदीय शासन की व्यवस्था। और संसदीय शासन की व्यवस्था में दो प्रकार के हेड होते हैं, नाम मात्र का प्रधान और वास्तविक प्रधान। ठीक है, अब नाम मात्र का प्रधान कौन है? राष्ट्रपति। और वास्तविक प्रधान जो है प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद सहित। ठीक है, अब यहां पे देखिए वास्तविक प्रधान, फिर से यहां पे समझिएगा वास्तविक प्रधान जो है वो क्यों है? क्योंकि ये सीधे इलेक्ट होते हैं, मंत्रिपरिषद या सांसद होता है। ठीक है, सांसद से ही मंत्रिपरिषद वगैरह बनते हैं। तो ये जो है हम ये कह सकते हैं कि सांसदों का जो इलेक्शन होता है वो जनता सीधे चुनती है, इसलिए सीधे जिसे चुनती है उसको पावर ज्यादा होना चाहिए। जिसको इनडायरेक्टली इलेक्ट करती है उसका पावर अपेक्षाकृत इनकी तुलना में कम होनी चाहिए। ठीक है ना, लेकिन यहां पे सवाल क्या है? सवाल ये है कि ऐसा क्यों है? तो देखिए ये ध्यान रखिएगा, संसदीय शासन की व्यवस्था में दो तरह के प्रधान होते हैं, नाम मात्र का प्रधान, वास्तविक प्रधान। लेकिन यहां पे फर्क क्या है कि अगर हम
उसी तरह से राष्ट्रपति का भी चुनाव करते हैं जैसे हम सांसदों का करते हैं, जैसे हम विधायकों का करते हैं। देखिए ध्यान ये रखिएगा कि हम प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं करते हैं, ठीक है। प्रधानमंत्री का मतलब कह सकते हैं कि पहले से बहुत सारे ऐसे इलेक्शन होते हैं जहां पे प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार कौन है या फिर मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार कौन है ये पहले से स्पष्ट नहीं होता है, ठीक है। पहले से स्पष्ट नहीं होता है। जैसे उत्तर प्रदेश का जब विधानसभा का चुनाव हुआ तो उसमें पहले से बीजेपी ने प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के नाम की घोषणा नहीं की थी। जब सारा इलेक्शन हो गया, बीजेपी भारी मतों से जीत गए, तब फिर बीजेपी की तरफ से माननीय योगी आदित्यनाथ के नाम की घोषणा की गई, ठीक है। तो बाद में होता है। तो जब राज्यों के अगर हम मुख्यमंत्री की बात करें या सेंटर में अगर हम प्रधानमंत्री की बात करें तो वहां पर पहले से ये अनाउंसमेंट नहीं होता है, लेकिन ये कंपलसरी है, कोई संवैधानिक बाध्यता नहीं है कि आपको घोषणा करनी ही है या घोषणा नहीं ही करनी है, ठीक है। वो बाद में भी कर सकते हैं और पहले भी कर सकते हैं। जैसे अगर हम आप 2014 के प्रधानमंत्री भारत के जो लोकसभा का चुनाव हुआ, उस लोकसभा के चुनाव में पहले से ही डिसाइडेड था कि नरेंद्र मोदी जी जो है प्रधानमंत्री पद के वो चेहरे हैं, ठीक है। तो वहां पर पहले से घोषित हुआ। लेकिन बहुत ऐसे अवसर हैं भारत के इतिहास में या भारत के संवैधानिक इतिहास में कि जहां पर पहले से इस बात की जो है घोषणा नहीं होती है कि प्रधानमंत्री भारत के कौन होंगे और कौन कौन सा व्यक्ति किस किस पोस्ट को होल्ड करेगा, कौन कौन से उसका पोर्टफोलियो जो है वो क्या होगा, ये पहले से डिसाइडेड नहीं होता है। तो इसीलिए कहते हैं कि हम सब प्रधानमंत्री को नहीं चुनते हैं, हम सब क्या करते हैं, हम मंत्री को नहीं चुनते। हम जब भी चुनते हैं हम सांसदों को चुनते हैं। हम किसको चुनते हैं? विधायकों को। और फिर संसद में बहुमत दल का जो नेता होता है फिर वो प्रधानमंत्री चुना जाता है और वो जो है अन्य मंत्रियों का चुनाव करता है। तो चुनाव प्रधानमंत्री या कह सकते हैं कि मंत्री का चुनाव जो है वो क्या है कि वो जो पार्टी होती है, पार्टी जो होती है वो चुनाव करती है, ठीक है। हम जनता हम प्रधानमंत्री को नहीं चुनते हैं, हम जो है वास्तव में सांसदों को और विधायकों को चुनते हैं और उसी से प्रधानमंत्री और मंत्रियों की नियुक्ति होती है, ठीक है। तो यहां पर यह देखना है कि वास्तव में हम जो भी सांसद और विधायक को चुनते हैं जिससे प्रधानमंत्री नियुक्त वो डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ कॉमन पीपल ऑफ इंडिया होता है, यानी कि सिटीजन ऑफ इंडियन जो है वो होते हैं, ठीक है। लेकिन राष्ट्रपति का अब आप सोचो कि प्रधानमंत्री को क्यों ज्यादा ताकत है, वास्तविक प्रधान वो क्यों है? क्योंकि ये डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द कॉमन पीपल ऑफ इंडिया यानी कि सिटीजन ऑफ इंडिया के द्वारा जो है वो कहे कि वो इलेक्टेड होते हैं, ठीक है। अगर राष्ट्रपति का भी चुनाव अगर क्या है कि राष्ट्रपति का चुनाव भी सीधे जनता के द्वारा किया जाता, वैसे ही किया जाता जिस तरह से भारत के मतलब प्रधानमंत्री या मंत्री या सांसद विधायक का होता है, तो राष्ट्रपति भी वो क्या है कि वो वास्तविक शक्ति का दावा कर सकते थे, ठीक है। अगर दावा नहीं भी करते, मान लीजिए कि नहीं करते, ठीक है, राष्ट्रपति का पद इतना डिग्निफाइड है, इतना पायस है कि कोई उस तरह का व्यक्ति वहां पे नियुक्त नहीं होता है जो इस तरह की छोटी छोटी अनर्गल जो बातें हैं उसके दावा वो करने लगे। लेकिन फिर भी इंसान है, ठीक है, ये एक संभावना जो है वो छोड़ी जा सकती है या रखी जानी चाहिए कि अगर राष्ट्रपति का भी इलेक्शन डायरेक्टली जो है वो क्या है कि सिटीजन ऑफ इंडियन होता, ठीक है, ये प्रधानमंत्री की तरह या सांसद विधायक की तरह, तो ये भी कहते हैं कि भाई प्रधानमंत्री को ताकत क्या, प्रधानमंत्री इसलिए तो बोलते हैं ना, या फिर सांसद विधायक इसलिए ताकतवर अपने आप को मानते हैं क्योंकि वो कहते हैं कि हमको जनता ने सीधा चुनकर भेजा है। तो राष्ट्रपति भी ये कह सकते हैं कि हमें भी जनता ने सीधा भेजा है, तो मुझे वो पावर क्यों नहीं है, ठीक है। एक कह सकते हैं कि एक अघोषित, एक अनसीन जो कह सकते हैं कि आपस में जो संघर्ष है, उस संघर्ष, उस एक बेवजह संघर्ष की संभावना को जो है छोड़ देना था, इसलिए इनडायरेक्टली जो है इलेक्ट किया गया, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि क्यों नहीं किया गया, इसलिए नहीं किया गया क्योंकि देखिए क्या है कि प्रधानमंत्री का या सॉरी जो सांसद विधायक के जो चुनाव होते हैं उसमें कितना जो है वो क्या है कि पूरे भाषा, अगर हम सांसद की बात करें तो पूरे भारत में होता है। अब पूरे भारत में होता है, उस इलेक्शन में ना जाने कितना खर्च होता है, ठीक है। अगर राष्ट्रपति का भी चुनाव के लिए वही प्रक्रिया का पालन किया जाता तो कितना खर्च उठाना पड़ता, और आप उस तरह से चुनकर राष्ट्रपति को, आपको पता ही है
कि जो है संविधान भारत के संविधान के अनुच्छेद 53(1) में कहा गया संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में अंतर्निहित है, जिसका प्रयोग वो मंत्रिपरिषद की सलाह पर करेगा। ये आर्टिकल 74 का खंड 1 कहता है। तो राष्ट्रपति यहां पे कह सकता है कि भाई जनता ने हमें चुना, मैं आपकी सलाह पर क्यों काम करूं, मैं भी इंडिपेंडेंट वैसे ही काम करूंगा जैसे आप करोगे। ठीक है, तो एक संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होने की एक संभावना, गुंजाइश हमेशा बनी रहती। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि अगर राष्ट्रपति और सांसद विधायक सबका चुनाव डायरेक्टली जो है वो क्या है कि भारत की आम जनता या भारत की जो है नागरिकों के द्वारा किया जाता, तो इसमें बार बार होने वाले चुनाव पर जो अनावश्यक दबाव है, जो बोझ है, जो खर्च है, वो खर्च जो है वो क्या है कि बढ़ जाता। और इसीलिए डिसाइड किया गया कि नहीं, हमारे देश में उसी संसदीय शासन की व्यवस्था का पालन करेंगे जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट या ब्रिटिश सरकार या ब्रिटेन के संविधान ने पालन किया है, और जिसमें नाम मात्र का प्रधान और वास्तविक प्रधान जैसे 2 हेड होते हैं। और जो नाम मात्र का प्रधान होता है, ध्यान ये रखिएगा कि ये जो है वो क्या है, ये जो नाम मात्र का प्रधान है ना, ये ध्यान रखिएगा, ये है राष्ट्राध्यक्ष। इनको हेड ऑफ द नेशन कहा जाएगा, हेड ऑफ द नेशन कहा जाएगा। ठीक है, लेकिन जब हम वास्तविक प्रधान यानी प्रधानमंत्री की बात करते हैं तो वो क्या है, शासनाध्यक्ष, हेड ऑफ द गवर्नमेंट हो जाएगा। ठीक है, ये जो है राष्ट्रपति, वास्तव में राष्ट्रपति और ये प्रधानमंत्री की बात है। ठीक है, तो ये बात भी क्लियर हो गई। ठीक है, ये बात हो गई। अब हम लोग जो है नेक्स्ट अगर देखें तो राष्ट्रपति का निर्वाचन की बात हो गई यहां पर। तो ये ध्यान में रखना है कि निर्वाचित सदस्य, निर्वाचित सदस्य, निर्वाचित सदस्य क्यों नहीं मनोनीत सदस्य होते हैं। मनोनीत सदस्य इसलिए नहीं होंगे क्योंकि मनोनीत सदस्य जो है वो नॉमिनेट होते हैं बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो राष्ट्रपति जिसको नियुक्त करेंगे वो व्यक्ति राष्ट्रपति के चुनाव में कैसे शामिल हो सकता है, पहली बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि हम तो ये कह रहे हैं ना कि जनता के द्वारा इनडायरेक्टली इलेक्टेड, तो इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय द सिटीजन ऑफ इंडिया। जब हम इस तरह की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि मनोनीत जो सदस्य है वो तो जनता के द्वारा निर्वाचित तो है नहीं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी भी रूप में। तो ऐसी स्थिति में क्या है कि इसमें मनोनीत सदस्यों को शामिल नहीं किया गया है, यानी किसे शामिल किया गया है और किसे शामिल नहीं किया गया है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, दूसरी बात, राज्य विधान जो परिषद है, ठीक है, सारे राज्यों में तो है नहीं, जिन जिन राज्यों में वहां के जो विधान परिषद है वहां पर विधान परिषद को शामिल नहीं किया गया है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात ध्यान ये रखना है कि सभी केंद्र शासित प्रदेश के सभी केंद्र शासित प्रदेशों को भी राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल नहीं किया गया है। और इसका कारण साफ है कि भाई दिल्ली, पांडिचेरी और इसके बाद आपका जो है जम्मू कश्मीर, इन सारे देश क्षेत्रों में ही जो है, इन सारे यूनियन टेरिटरीज में ही विधानसभा है, तो विधानसभा के सदस्यों को इसलिए उसमें शामिल किया गया। ठीक है, तो यहां पे कौन कौन शामिल होगा, अब यहां पे देखिए उसी को जो है इसमें लिखना है, राष्ट्रपति का चुनाव मंडल, निर्वाचन मंडल। अब आएगा कौन कौन शामिल नहीं होगा, कौन कौन शामिल नहीं होगा। ठीक है, कौन कौन शामिल नहीं होगा। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य, संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट, राज्य विधान
मंडल, अब यहां पे मंडल लिखा जाएगा, राज्य विधान मंडल के विधान परिषद के सभी सदस्य, चाहे वो निर्वाचित हो चाहे मनोनीत, सभी सदस्य। इसके बाद तीसरा जो हो जाएगा, दिल्ली, पांडिचेरी तथा जम्मू कश्मीर को छोड़कर शेष सभी संघ शासित क्षेत्र। ठीक है, राष्ट्रपति का चुनाव मंडल कौन कौन शामिल नहीं होगा? पहला, संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य, नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ द बोथ द पार्लियामेंट्स, बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है, राज्य विधानमंडल के विधान परिषद के सभी सदस्य, दिल्ली, पांडिचेरी तथा जम्मू कश्मीर को छोड़कर शेष सभी संघ शासित क्षेत्र इसमें शामिल नहीं होंगे। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये चीज़ जो है आपको ध्यान में रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मनोनीत सदस्य, ठीक है, विधान परिषद के सभी सदस्य, ठीक है, और दिल्ली, पांडिचेरी, जम्मू कश्मीर को छोड़कर शेष सभी संघ शासित क्षेत्र। तो कौन कौन शामिल नहीं होगा, और इसके पहले जो है वो शामिल होगा, ये इंपॉर्टेंट है, ये चीज जो आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना। अब यहां पे देखिए कि नेक्स्ट होगा निर्वाचक मंडल के किसी स्थान की रिक्ति पर रिक्ति की स्थिति में, ऐसे लिखिएगा, रिक्ति की स्थिति में ठीक है, निर्वाचक मंडल के किसी स्थान की रिक्ति की स्थिति में चुनाव पर असर क्या पड़ेगा। ठीक है, तो ये ध्यान यहां पे रखना है कि मूल संविधान इस मामले में क्या है, मौन है। ठीक है, बाद में क्या होने लगा, बाद में ये होने लगा कि कोई स्थान रिक्त हो गया और राष्ट्रपति का चुनाव हो गया, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि ऐसी स्थिति में ये ध्यान रखना है कि ऐसी स्थिति में क्या है कि वहां पर कई बार विवाद उठने लगा। जब विवाद उठने लगा तो फिर क्या हुआ कि 11वां संविधान संशोधन अधिनियम 1962 के अंतर्गत प्रावधान किया गया। ठीक है, प्रावधान किया गया कि स्थान की रिक्ति का ठीक है, स्थान की रिक्ति का चुनाव पर कोई असर नहीं पड़ेगा, कोई असर नहीं पड़ेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये है। ठीक है, इसको एकदम याद रखिएगा कि इसका रिक्ति का चुनाव पर कोई असर नहीं पड़ेगा। और ये कौन सा संविधान संशोधन है, 11वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। ठीक है, मूल संविधान मौन था,
लेकिन और इसलिए विवाद होने लगा, जब विवाद होने लगा कि निर्वाचक मंडल में स्थान रिक्त थे, राष्ट्रपति का चुनाव हो गया। चुनाव जब हो गया तो इस पर बड़े सारे ऑब्जेक्शंस हुए। ऑब्जेक्शन हुआ कि नहीं, स्थान रिक्त था तो फिर कैसे इस चुनाव को वैध माना जाएगा। तो इस वजह से क्या हुआ कि इस झंझट को खत्म करने के लिए तब क्या हुआ कि 11वां संविधान संशोधन अधिनियम 1962 जो है वो पारित किया गया, और इसके और फिर स्थान की रिक्ति का चुनाव पर, और कहा गया कि स्थान की रिक्ति का चुनाव पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसमें दो बात और ध्यान ये रखिएगा कि राष्ट्रपति का चुनाव, ठीक है, राष्ट्रपति का चुनाव, ये ध्यान रखिएगा, घोषणा वर्तमान राष्ट्रपति करता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा कि घोषणा वर्तमान राष्ट्रपति करता है, लेकिन चुनाव की व्यवस्था चुनाव आयोग करता है। चुनाव की व्यवस्था का मतलब है नामांकन पत्र दाखिल कराना, खारिज करना या उस पर उसे लौटाना। ठीक है, चुनाव की तिथि की घोषणा करना, ये सब जो है वो क्या है कि चुनाव आयोग करता है। और चुनाव आयोग इसमें क्या है कि बहुत सारे आप सब अक्सर सुनते होंगे, रिटर्निंग ऑफिसर, असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर, ये सब चुनाव अधिकारी हैं। और चुनाव अधिकारियों की नियुक्ति भारत की सरकार के सहयोग से जो है वो क्या है कि चुनाव आयोग करता है। और यही जो है, यही नामांकन पत्र जारी करता है, ठीक है, लौटाता है, तिथि की घोषणा करता है, तिथि की घोषणा करता है। ठीक है, यही नामांकन पत्र जारी करता है, लौटाता है, तिथि की घोषणा करता है। साथ ही सरकार के परामर्श पर, ठीक है, सरकार के परामर्श पर वह क्या करता है, चुनाव अधिकारी जिसको कहते हैं रिटर्निंग ऑफिसर, तथा सह चुनाव अधिकारी असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर की नियुक्ति करता है। ठीक है, यह ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रपति के चुनाव की घोषणा, ठीक है, यह ध्यान रखिए, घोषणा की बात आएगी तो घोषणा कौन करता है, राष्ट्रपति। और चुनाव की व्यवस्था की बात आएगी तो वो कौन करता है, चुनाव आयोग करता है। यही नामांकन पत्र जारी करता है, लौटाता है, स्वीकार करता है, तिथि की घोषणा करता है, ये सारी चीजें। साथ ही सरकार के परामर्श पर, यह ध्यान रखिएगा, सरकार के परामर्श पर चुनाव अधिकारी, इसके लिए ज्यादातर शब्द का प्रयोग अक्सर सुनते होंगे न्यूज़पेपर वगैरह सब में, न्यूज़ वगैरह में वो लिखा रहता है रिटर्निंग ऑफिसर। ठीक है, ये सब जो है यहां पर ये मिल जा रहा है। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको कि रिटर्निंग ऑफिसर सह चुनाव अधिकारी को इंग्लिश में कहेंगे असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर।
इसकी नियुक्ति जो है वो कौन करता है, ये करता है। इसमें एक चीज और देखिएगा कि इसमें इसके पहले जो हमने जैसे राज्य विधानमंडल के विधान परिषद के सभी सदस्य है ना, सभी सदस्य, यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे हमने लिखा संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य है। इसी तरह से ये ध्यान रखिएगा राज्य विधानसभा के मनोनीत सदस्य भी, मनोनीत सदस्य, यानी कि मनोनीत सदस्य चाहे संसद का हो चाहे राज्य विधानसभा को हो, लेकिन राज्य विधान परिषद की अगर बात की जाएगी तो उसमें सभी सदस्य हो जाएंगे। इसमें मनोनीत व निर्वाचित दोनों होगा, मनोनीत व निर्वाचित दोनों हो जाएगा, ये ध्यान आपको रखना है। ठीक है, थोड़ा सा वो मिस कर गया था ये चीज आपको। ठीक है, तो ये हो गया निर्वाचित सदस्य। ठीक है, अब देखिए, अब नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कि राष्ट्रपति के प्रस्तावक और अनुमोदक कौन होते हैं। ठीक है, प्रस्तावक एवं अनुमोदक। ठीक है, इसको हम कहेंगे प्रोपोजर एंड सेकेंडर। प्रोपोजर एंड सेकेंडर, प्रस्तावक एवं अनुमोदक। ठीक है, ध्यान ये रखना है इसमें 1997। ठीक है, इसके पूर्व इसके बाद। ठीक है, इसके पूर्व की बात हो जाएगी बिफोर, आफ्टर। बिफोर की अगर हम बात करें तो इसमें आप समझ जाइए 2500 रुपए जमानत राशि, 2500 रुपए। ठीक है, जबकि प्रस्तावक, ठीक है, जबकि प्रस्तावक की अगर बात आएगी तो प्रस्तावक जो है वो कितना है, 10। ठीक है, इसको थोड़ा सा एक बार फिर से मैं आपको अच्छा से बता दूं कि इसमें ध्यान ये रखिएगा कि इसमें जो डायग्राम बनाइएगा ना 1997 बीच में लिखिए और ये हो जाएगा आफ्टर और ये हो जाएगा बिफोर। यानी 1997 के पहले क्या था और 1997 के बाद क्या हो जाएगा। तो इसमें ध्यान रखना है प्रस्तावक व अनुमोदक ये कितने थे, 10-10। यानी निर्वाचक मंडल के 10 सदस्य जो है वो क्या है कि उसका प्रस्ताव करते थे किसी भी के नाम का, और 10 सदस्य क्या है कि उसको सेकंड करना पड़ता था, यानी सेकेंडर जो है वो क्या है कि हुआ करते थे। ठीक है, इसके बाद आफ्टर जो है 1997, इसमें प्रस्तावक और अनुमोदक जो है वो कितने कर दिए गए, प्रस्तावक व अनुमोदक यहां पर कितना हो गया, ये कर दिया गया 50-50। यानी 50 अगर प्रस्तावक होंगे तो 50 अनुमोदक, और दोनों प्रस्तावक और अनुमोदक जो है वो कहाँ के होंगे, निर्वाचक मंडल के। ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, निर्वाचक मंडल जो होगा, जो उसके सदस्य होंगे, उस निर्वाचक मंडल के सदस्यों में 10 सदस्य क्या करेंगे, किसी नाम का प्रस्ताव करेंगे और 10 सदस्य उसका अनुमोदन करेंगे। ये 1997 के पहले की व्यवस्था थी। 1997 के बाद एक संशोधन किया गया और उसके अंतर्गत ये कहा गया कि प्रस्तावक निर्वाचक मंडल के 50 सदस्य होंगे, जबकि अनुमोदक की बात आएगी तो उसके भी सदस्यों की संख्या कितनी होगी, 50। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि बिफोर की अगर हम बात करें तो यहां पर जमानत राशि की अगर हम बात करें, ठीक है, अगर हम इसके सिक्योरिटी मनी की बात करें, यहां पे जमानत राशि कितनी थी, 2500 रुपए। ठीक है, जब 1997 में संशोधन किया गया तो उसमें जमानत राशि
जमानत राशि कर दिया गया 15,000 रुपए, 15,000 रुपीज। 15,000 रुपए, ठीक है। तो वहां पे जमानत राशि पहले 2500 था, अब कितना हो गया, 1500 रुपए हो गया। यहाँ पे प्रस्तावक 10 तो अनुमोदक कितने थे, 10, यहाँ प्रस्तावक 50, अनुमोदक 50। आप कहोगे कि ऐसा क्यों किया गया, इतना कट? तो वास्तव में क्या है कि जब 2500 रुपए मात्र होते थे, 10 प्रस्ताव 10 अनुमोदक की जरूरत पड़ती थी, तो वहां पर क्या होता था कि जो बहुत गंभीर नहीं भी होते थे, ऐसे भी सदस्य उम्मीदवार के रूप में, कैंडिडेट के रूप में जो है वो खड़े हो जाते थे, अपनी कैंडिडेचर का जो है वो दावा जो है वो करने लगते थे, ठीक है। तो बेवजह क्या है कि चुनाव थोड़ा सा जो है बोरिंग हो जाता था। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ कि प्रस्तावक और अनुमोदक की संख्या 50-50 बढ़ा दी गई, जमानत राशि 15,000 कर दी गई। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ कि वो जो है उसमें जो भी कह सकते हैं कि जो धीर गंभीर थे वैसे ही लोग जो है वो क्या है कि आ सकते थे। अब देखिए जमानत राशि की अगर हम बात करें तो जमानत राशि जो है, ठीक है, अगर हम जमानत राशि की बात करेंगे तो जमानत राशि में क्या होता था कि उसमें क्या होता था कि ये ध्यान रखिएगा कि सिक्योरिटी मनी, जमानत राशि, ठीक है, ये क्या है, जब्त हो जाती थी, जब्त होकर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया में चली जाएगी यदि उम्मीदवार आवश्यक मतों का 1/6 भाग भी प्राप्त नहीं करता। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है कि जमानत राशि जो सिक्योरिटी मनी है ये जब्त होकर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में चली जाती है यदि जो उम्मीदवार होते हैं ना, वो उम्मीदवार आवश्यक मतों का अगर 1/6 भाग भी जो है हासिल नहीं होता। और ध्यान रखिएगा ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में जाता है, ठीक है। ये जो सिक्योरिटी मनी है, जो जमानत राशि है, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में चली जाएगी जब्त होकर, ठीक है। और ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा 1997 के पहले प्रस्तावक और अनुमोदक जो है 10-10 थे, इसके बाद 50-50 हो गए। इस समय जमानत राशि 2500 रुपये थी, जमानत राशि 15,000 हो गई, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये राष्ट्रपति के चुनाव में जो प्रोपोजर, जो सेकेंडर होते हैं, वो सब आपको थोड़ा सा ध्यान में रखने की ज़रूरत पड़ती है। तो उम्मीद करता हूँ कि राष्ट्रपति के संबंध में यह जो तीसरा एपिसोड था, यह एपिसोड भी आपको पसंद आया होगा और बहुत सारी जानकारियाँ आपको व्यवस्थित तरीके से, सिस्टमेटिक वे में आपको मिल रही होगी। बस इस तरह से अगर आप अपने नोट्स में भी अगर आप इस तरह का डायग्राम, जिस तरह से मैं बताता हूँ, ठीक है, आप कहीं पर भी पढ़ेंगे ना इस तरह का डायग्रामेटिक सिचुएशन या इस मेथड से शायद आप पढ़ते होंगे, कम पढ़ते होंगे, ठीक है ना। तो ये सब जो है तरीका अगर आप अपना लीजिए, इसे अपने नोट्स में जो अगर आप उतार लीजिए तो निश्चित रूप से जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, काफ़ी महत्वपूर्ण जो है वो क्या है कि हो जाता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो पेशकश है, अच्छा आप सब कमेंट्स जरूर करिए, ठीक है, आप लोग लाइक करिए, कमेंट्स करिए, शेयर करिए वीडियोस, ठीक है। जो भी हम अनपेड क्लास में या हम पब्लिक डोमेन में देते हैं तो वो कम से कम आप उसको शेयर कर सकते हैं। फिलहाल आज इतना ही, फिर मिलते हैं कल इसी की चौथी कड़ी लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।